हेलो फ्रेंड्स, आई एम शर्मिला। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। आज आपकी हो गई 11 दिसंबर, तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम जुलाई 2024 के ही क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, ओके। बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और वो 7 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। 7 जुलाई 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा और हो सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में पुट हो जाए, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? मासूम और आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान का उपभोग करने में सक्षम, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत पे। बताइए आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए आंसर। चलिए हम बता देते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, ठीक है। ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है, यह वर्ष के अंत में परीक्षा पर केंद्रित है। तो क्या लग रहा है आपको, आंसर क्या होगा इसमें? आंसर कीजिए आप लोग। A, B, C, D कौन सा होगा इसमें? जैसा कि इसमें आंसर, आप जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ना, आंसर आपका खुद ब खुद आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हाँ ये 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि इसमें ये तो नहीं लग रहा है, C भी नहीं है, D भी नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा B, ठीक। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अभिकथन और कारण वाला है। इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से करेंगे। पहले आप दोनों अभिकथन पढ़ेंगे, फिर कारण पढ़ेंगे, फिर देखेंगे दोनों राइट है या नहीं, एक दूसरे का ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और नहीं वाले क्वेश्चन हमको बहुत ही ध्यान से देखने हैं और समझने हैं, उसके बाद हमको आंसर करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है जिनका, वो ये मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा करके आते हैं कि वो नहीं का ध्यान नहीं देते हैं और फटाक से आंसर कर देते हैं, तो वो हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं फ्रेंड्स। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अभिकथन A, किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। और कारण क्या है इसका? जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। सही विकल्प चुने। ये क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक। बी क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी क्या है? ए सही है लेकिन आर गलत है। डी क्या है? ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है। तो बताइए आंसर क्या हो सकता है इसका? अभिकथन पढ़ने पे हमको तो यही लग रहा है कि किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक। लेकिन जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। नहीं भाई, जैविक रूप से निर्धारित नहीं की जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं अभिकथन और कारण दोनों पढ़ के क्या लग रहा है, कोई इन दोनों में कोई तालमेल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ओके।
चलिए अब हम 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीत क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? बताइए। ए ऑप्शन है वृद्धि और परिपक्वता, बी है पोषण और अनुशासन, सी है आनुवंशिकता और वातावरण, डी है लैंगिक पहचान और आनुवंशिक संरचना। ठीक है, आप लोग जैसा है कि हमें कोई भी चीज़, हुनर, कोई भी जो है टैलेंट हमें कहाँ से आता है? मैक्सिमम हमें आनुवंशिकता से ही आता है। और कुछ चीज़ें हैं जो हम जन्म के बाद मतलब अपने वातावरण में सीखते हैं, अच्छी बुरी चीज़ें जो भी हैं, लेकिन जो हमारा जेन्युइन अच्छा हम गा लेते हैं, अच्छा हम पढ़ा पाते हैं, ये सब सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारी आनुवंशिकता होती है। ये देखते हैं ना आप लोग, जिसके घर में एक गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन होता है तो उसके घर में एटलीस्ट 2 या 3 गवर्नमेंट जॉब वाले पर्सन होते ही होते हैं, क्योंकि वो हमारी एक आनुवंशिकता, देखा देखी और एक वातावरण, एक माहौल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे तो इसका हमें साफ आंसर सही लग रहा है, आनुवंशिकता और वातावरण। सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। ओके, अब हम चलिए 5 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, इसमें क्या आंसर हो सकता है? फर्स्ट है उत्पत्ति मूलक कारक, बी है मानव जाति कारक, सी है पर्यावरणीय कारक, डी है वंशानुगत कारक। क्या लग रहा है आपको आंसर क्या हो सकता है? इसमें भी हमारा पर्यावरणीय कारक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम फटाफट 6 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए जिनका एक ही उत्तर हो। क्यों भाई, एक ही सवाल क्यों पूछेंगे? हमें तो ढेर सारा ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए जिसके बहुत सारे आंसर हो, बहुत तरीके से हम उसको सोच सके, जिससे मतलब विद्यार्थी के ज्ञान का विकास हो सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके। बी है विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत है कि हम किसी को हतोत्साहित कर दें कि वो डर के मारे फिर आगे क्वेश्चन ही ना करें। सी है ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। बिल्कुल ये सही लग रहा है हमको। डी है ऐसे सवालों से बचना चाहिए जिनमें विवेचन और विश्लेषण की आवश्यकता होती है। बचना क्यों चाहिए हमको भाई? बचेंगे तो हम कैसे आगे की चीज़ें सीखेंगे? ठीक है, तो इसमें भी हम जाएंगे सी के साथ। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। ठीक है, अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? ए है भाषाई बुद्धिमत्ता, बी है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, सी है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, डी है शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। ठीक है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की उन वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों की विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे 7 क्वेश्चन जो हमने फटाफट यहाँ पे देख लिया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।